अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पीटीआई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है या नहीं? मुज़ाकरात करने किससे हैं? सियासतदानों से करने हैं या बकौल शहरयार आफरीदी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं? ये बयानात बल्कि यूँ कह लें कि कन्फ्यूज्ड बयानात अब तक पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं की तरफ से तो आते रहे हैं, मगर बिलाखिर बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस पर लब कुशाई की गई है। अडियाला जेल से एक स्टेटमेंट सामने आ गई है, कुछ शराइत उनकी जानिब से रखी गई हैं जिसके तहत वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मुमकिना मुज़ाकरात को अपनी पार्टी के चोरी किए गए मैंडेट की वापसी और बेगुनाह कैद कारकुनान की रिहाई से मुंसलिक कर दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने और अपनी अहलिया के मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस पर उनकी जानिब से जोर दिया गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर करने के बजाय अपना फ़ैसला देने में जल्दी करें। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, इस पर भी ज़रा हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि बातचीत उनसे होनी चाहिए जो इस वक्त पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। तो ये इशारा उनका किस तरफ है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, बानी पीटीआई लगता है मान गए, मगर क्या मुज़ाकरात की जो शराइत उन्होंने रखी हैं वो मानी जाएंगी? देखिए, अगर मुज़ाकरात होने हैं या कोई बातचीत होनी है या कोई मिल बैठ के फ़ैसला होना है तो उसके लिए तो तरफ़ैन होते हैं ना, दो फरीक होते हैं। इसमें तो मुझे इस वक्त ये सीधा सीधा सा खान साहब ही लग रहे हैं। अच्छा। अपनी शराइत बता रहे हैं लेकिन आगे कुछ सुनने वाला है नहीं। अभी अगर आप पिछले एक हफ्ते 10 दिन की देखें ना कार्रवाइयाँ, जी तो उसमें हमें नज़र आएगा कि हुकूमत की तरफ से कुछ रहनुमा जो हैं ख़ासतौर पे PMLN के, उन्होंने कहा कि जी हम तैयार हैं। उधर से हमने शहरी रहमान को भी सुना, इरफान सिद्दीकी साहब को भी सुना। सेनेट में उन्होंने बबांग दोहल कहा कि जी इस तरह से वो बड़ी कदावर शख्सियत हैं, हम तैयार हैं, आइए मिल बैठ के बात करते हैं। उसके बाद से पीटीआई की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आईं जिनका यानी निचोड़ ये था कि हम बात करेंगे उनसे जो कि मैटर करते हैं, और इशारा जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। फिर ये कि जी हुकूमत के साथ बात करने का क्या उसमें है, हुकूमत के पास है क्या, ये किस किस्म की हुकूमत है, इसके पास इख्तियार क्या है, वगैरह वगैरह। ये जो अभी खान साहब ने खुल के बताया है, इसमें मुझे लगा कि राग तो वही है, रागनी भी वही है, सुर और ताल भी वही है, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा जो है ना वो कहीं से ज़्यादा हो गया। और ऐसा लगा कि जिस तरह के एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है मुझे चाहिए। अब ये कि चोरी शुदा मैंडेट उनको कैसे मिलेगा? ये पीटीआई में बड़े बड़े दिमाग हैं और ख़ासतौर पे लीगल माइंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या खान साहब को कोई ये नहीं बता रहा कि ये चोरी शुदा मैंडेट जिसकी हम बात कर रहे हैं हमें मिलना कहाँ से है? ये मैंडेट मिलना कहाँ से है? क्या अदालत से मिलना है, यानी अदालत उज़्मा से मिलना है, इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है, हुकूमत ने देना है? हुकूमत कहेगी जी आप बिल्कुल ठीक है, कुर्सियाँ छोड़ देते हैं हम, आप जीत गए हैं। ये तो फैसला हो चुका। व्हाइट पेपर जारी किया था उसमें दो लोगों का जिक्र किया, एक इलेक्शन कमिश्नर का किया, इलेक्शन कमीशन का किया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का किया, ट्राइब्यूनल्स का किया कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात अभी तक नहीं सुन रहा क्योंकि अभी तक पिटीशन लगाई। ट्राइब्यूनल्स का और सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, ये सारे जो वो शराइत बयान कर रहे हैं ये पूरी किसने करनी है? मुझे कोई ऐसा बंदा आगे नजर नहीं आ रहा। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, याद रहे कि काफ़ी अर्सा पहले से हम ये सुनते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारी ख़ास तौर पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ये कह चुके जी, और बड़े हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे कह चुके कि हम सियासत में नहीं हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये कौन पूरी करेगा इनकी शराइतें? और फिर इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रामीन जी, कौन की बात छोड़े, क्यों करेगा? ये वक्त है इनके अताब का, ये वक्त है इनके हिसाब किताब देने का जो 4 बरस में हुए, और खास तौर पे 9 और 10 मई को। देखिए अपस्टेयर्स पे जो खामोशी है ना, जो मुसलसल खामोशी है, वो बिल्कुल चुप करके देख रहे हैं। वो जो अपस्टेयर्स की खामोशी है वो खल रही है, उसको समझ नहीं आ रही इन यानी खासतौर पे पीटीआई के रहनुमाओं को कि ये खामोशी का मतलब क्या है। तो ये शराइत यूं समझ लीजिए कि जो कुछ आज तक हम पिछले 2-3 हफ्तों में खास तौर पे सुनते आए हैं पीटीआई से, उसको दोहराया गया है। क्या इनमें से कोई एक शर्त भी हुकूमत मानेगी, या बी टीम मानेगी हुकूमत की, या एस्टेब्लिशमेंट मानेगी?
मेरा नहीं ख्याल। अब यह है कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, थोड़ा सा जरा अंदाजा लगा के फिर बात को खत्म करता हूं मैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब जबकि खान साहब ने खुल के अपनी शराइत बता दी और पता चल गया कि इसका कोई जवाब कहीं से नहीं आएगा और कोई जवाब नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा। मेरा तज्जिया ये कहता है कि इन बातों का कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि हुकूमत अपने मसाइल में उलझ चुकी है और उधर बहुत सारे मसाइल। पहली बात यह है कि ये एजिटेशन की तरफ आएंगे, एजिटेशन की तरफ आएंगे, एहतजाज होगा, मौलाना से रुजू किया जाएगा और मौलाना साहब पहले ही इंदिया दे चुके हैं कि हम आ रहे हैं। अब वो गुमगू की सूरत में है तो मौलाना से रुजू दोबारा होगा, इदारों पर तनकीद बढ़ जाएगी, ट्रोलिंग बढ़ जाएगी और वो सारा कुछ जो सोशल मीडिया पे है उसमें रफ्तार में तेजी आएगी। शायद एक दो और खतूत मगरबी मीडिया में हमें नजर आए जिसमें ये हो कि जी इदारे ये कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, हमारा मैंडेट चुराया गया। अब इसकी भी समझ नहीं आ रही कि बाहर की दुनिया में कौन है जो इनकी बात सुनेगा। आपस की बात यह है, ये बताइएगा इस वक्त की आखिरी बात, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले सोच रहा था कि एक वक्त था जब खान साहब अंदर थे तो उसमें लतीफ़ खोसा साहब नाम के हमारे एक बड़े नामी गिरामी वकील और बड़े सियासतदान थे। जरा बताइएगा ये आजकल कहाँ होते हैं? टॉक शोज में बैठे नजर आते हैं ऐसे कभी कभी। राव खालिद साहब ये बताएं कि चले शराइत तो आ गई, बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से डायरेक्टली आ गई, लेकिन ये क्लैरिटी अब भी नहीं आ पाई है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं, एड्रेस वो किसको कर रहे हैं, और व्हाट डज ही मीन व्हेन ही सेज कि बातचीत उनसे होनी चाहिए जो इस वक्त पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। कौन है सबसे बड़ा मुखालिफ पीटीआई का? देखिए वो ये बताएंगे। वैसे तो सियासी मुखालिफिन उनके जो हैं उनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनके साथ तो नहीं बैठना चाहते ना वो तो आप निकाल दे लिस्ट में ही थी और जही साहब भी मुखालिफिन में ही थे। जी तो ये तो वो हैं मुखालिफिन जो नॉन मुखालिफिन है, जिनको वो मुखालिफिन समझते हैं वो मेरा ख्याल है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद उनका ख्याल ये हो कि जो सारे इक़दामात हुए हैं अब तक जो भी हुए हैं तो वो उनको जो ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं किए गए हैं सारे। ठीक है, लेकिन मुझे ये संजीदा ऑफ़र मुझे नहीं पता हुकूमत की तरफ से है या नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से कोई बहुत संजीदा ऑफ़र नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह से बात होती है और साथ ही जिस तरह से फिर हथौड़ा मारा जाता है। तो वो असाजा में एक थे, उनकी गज़ल है कि अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। और उसका बड़ा सबसे जो हस्बे हाल शेर है वो ये है कि मर चुक कहीं कि तू गमे दुनिया से छूट जाए, कहते तो हैं भले की वो लेकिन बुरी तरह। बात यह है कि वो बात तो करते हैं कि जी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन जिस अंदाज से करते हैं उससे वो वरना वाला बीच में आ जाता है, ये करे वरना, फिर इस किस्म धमकी आमेज किस्म का उनका सारा वो होता है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, मेरी बेगम को कुछ हुआ तो फलां जिम्मेदार होगा। हाँ जी, तो वो नहीं, अगर आप सीरियस हों और आपको ये उम्मीद हो कि ये मुज़ाकरात होंगे, दरवाज़ा को खुल गया है, उससे आप को रास्ता निकल आएगा, तो मे भी कोई एक सैनिटी प्रिवेल करे और अच्छे तरीके से ये बात का आगाज़ हो। आपको लगता है कि खान साहब अभी सीरियस नहीं है मुज़ाकरात? लेकिन लग ये रहा है कि ना कोई उनसे ना वो किसी से करना चाहते हैं ना कोई उनसे कर रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे बयानबाजी वाला ही चक्कर है कि किसी ना किसी तरीके से या तो सियासी तौर पे एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश हो रही है कि ये तासुर दिया जाए हुकूमत को कि हमारे साथ भी बात साड़ी गल भी हो गई है, इस किस्म का तासुर दिया जाए, गवर्नमेंट पैनिक में रहे कि पता नहीं क्या बात हुई है, किस तरह से चलेंगे मामलात, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये भी एक सूरत हाल होती है। लेकिन उनके जो गमों का मदावा है सारा पीटीआई का या जो भी उनसे रिलेटेड है वो हुकूमत तो नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत के इख्तियार में वो चीज़ें नहीं है। मैंडेट का मसला हो, भले केसेस का मसला हो, बेगुनाह कारकुन जिनको वो कहते हैं वो छोड़ना हो, 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनना हो, तो वो लेकिन एक हद तक उनके मुतालबात जायज़ हैं कि आप जिन लोगों के ऊपर अभी तक मुकदमात बने हुए हैं, ना चालान हुआ है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, साल साल से जेल के अंदर पड़े हैं और उनकी यानी कोर्ट्स में भी ये बातें सुनने में आ रही हैं, उनकी सज़ा भी शायद 1 साल ना हो उन मुकदमात की जितनी अरसा वो जेल में गुजार चुके हैं। तो उनके मामलात को कम अज़ कम हल कर लिया जाए। फिर हुकूमत ने अगर करना है तो ऑब्वियसली हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, उनको CBMs लेने होंगे। किस किस्म के CBMs गवर्नमेंट ले सकती है उनके साथ मिल के।
जिस किस्म की आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत आगे जाना चाह रही है, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से शायद एज का भी उसमें जिक्र आए, जजों की सीनियरिटी प्रिंसिपल का भी जिक्र आए उसमें, आइनी तरमीम जब होगी तो वो उसमें उनको इंगेज करना पड़ेगा पीटीआई को, क्योंकि या तो जॉइंट सेशन करके एक होता है तरीकाकार जो किया जाता है आइनी तरमीम, उसमें तादाद पूरी की जाए, या फिर दूसरी अपोजिशन को इंगेज करके उनके साथ वो मामलात किए जाए। इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक सीबीएम किया है, वो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको पार्टी के तौर पे तस्लीम करते हुए उनके जो अरकान हैं कौमी असम्बली में उनको वो एंटाइटल कर दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। लेकिन पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से फिर वही मसला है, फिर उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी रिलीफ को पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदालतों की तरफ से उस तरह से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखें ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे, किससे होंगे, ये तो अभी किसी को नहीं पता, और कौन क्या उसका कोई नतीजा भी निकलेगा अगर होते हैं तो अभी तो बिल्कुल बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं ये चीज़ें। ठीक है जी। साकिब, आपका भी ज़ाहिर चक्कर भी लगता रहता है अडियाला जेल का, तो क्या रीड कर रहे हैं मूड, अगर हम बानी तहरीक इंसाफ की बात करें कि वो मुज़ाकरात वाकई करना चाह रहे हैं? अगर तो वाकई करना चाह रहे हैं तो उनका रेटरिक जो उनका खासा है और जिसके साथ आवाम भी रेजोनेट करती है, लेकिन वो उनके बेनिफिट में नहीं जा रहा इस वक्त ऐसे मौके पर जबकि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं उनके लिए, क्या मूड है उनका? एक तो जो मुज़ाकरात के हवाले से एक ही दफ़ा खुल के उन्होंने बात की थी, बल्कि वो शायद बात ना करते। पहली दफ़ा जब जो बुशरा बीबी हैं उनकी मीडिया से जो पहली दफ़ा आमना सामना हुआ तो उसमें उन्होंने बात की थी कि जब ये अटक जेल में कैद थे तो उनको कोई ऑफर ऐसी आई थी कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और 3 साल के लिए जो है वो खामोश हो जाएं। अच्छा। तो उनके बकौल और साथ ही जो है वो बानी पीटीआई वो भी खड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि हमने ना ऐसी कोई ऑफर ली ना लेंगे। हमने दोबारा उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी ऑफर आई थी, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी। तो एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली किसी भी तरह से कोई इस ऑफर की तस्दीक भी की गई और तस्लीम किया गया कि ये चीज़ हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो चल ही रही होती हैं। बेशक हमें सामने जो है वो सिचुएशन जो है वो टेंस नज़र आए। अब जो मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं वो घुमा फिरा के कभी जो है वो बानी पीटीआई वो जब बात करते हैं तो वो भी उसमें कन्फ्यूजन छोड़ देते हैं। उनके जो चेयरमैन है पीटीआई के या शिबली फराज हैं या बाकी रहनुमा हैं वो भी जब बात करते हैं तो कन्फ्यूजन ही छोड़ देते हैं। अब की बार जो इमरान खान साहब ने बात की उसमें उन्होंने यही कहा कि वो तो मुज़ाकरात के लिए पहले दिन से तैयार हैं और उन्होंने मुज़ाकरात की ही बात की है और मुज़ाकरात की ही इजाज़त दी है और मुज़ाकरात के लिए ही कमेटी बनाई है। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर से मीडिया का आमना सामना होता है तो वो फिर उसी की तस्दीक कर देते हैं कि वो मुज़ाकरात पॉलिटिकल या सियासी क़यादत के साथ नहीं बल्कि दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की उन्होंने तस्दीक की। और फिर देखा हमने कि अभी हाल ही में रमज़ान में एक अफ्तारी पे भी वो गए, उनकी कैबिनेट गई और वहाँ पे अगरचे वो जो इंटरनल खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन पे ब्रीफिंग दी गई लेकिन उसका जो उस पर तनकीद भी हुई तो उस तनकीद को भी पीटीआई ने बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बात नहीं की। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर फ्रंट पे या वो तस्लीम करें ना करें ये चीज़ें बिहाइंड द सीन चल ही रही होती हैं। लेकिन एक और बात की उन्होंने जो है वो तरदीद की है। शायद उन्होंने कहा कि कोई साबिक जनरल जो है वो उनके हवाले से या कोई और लोग जो है खैर खा किस्म के लोग जो है शायद उनके बिहाफ पे कोई बातचीत आगे चला रहे हैं या कोई सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो इतना पारा जो हाई है मुल्क में ये नीचे आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को अथॉरिटी नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उनसे मंसूब करके भी ये बात कर रहे हैं कि हमने एक प्रपोजल भिजवाई है और प्रपोजल पे काम हो रहा है, आगे से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ओवरऑल इसका क्रक्स हम यही निकालेंगे कि एक तो ये है कि जो भी होना है जब भी होना है जैसे भी होना है वो ना तो किसी पेपर पे आएगा
ना आना है, ना कोई जो है वो इसको तस्लीम करेगा, ना कोई जो है वो करता है। ये एक तयशुदा है। पिछले अगर मैं 25 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करूं तो सिंपली ये चीज जो है वो तयशुदा है। नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए सऊदी अरब में, तब भी किसी ने बात नहीं की। वापस आए या उनके वहां जो रुके वहां पे, यहाँ बातें होती रही। बाद में एक साइकिल है, चलता जा रहा है, ये चीजें तस्लीम भी की गई है, उसके बाद उन सब चीजों का रिवर्सल। वैसे तो एक मुल्क का वजीर आजम आवाम के सामने जवाबदेह होता है, मगर जहां मौरूसी सियासत हो वहां पेशियां फिर रिश्तेदारों के सामने लगती हैं। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। जाती उम्र में इजलास में नून लीग के कायद ने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि मुल्क में गंदम का बहरान जिसने पैदा किया उसको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर ये भी कहा कि किसान कार्ड फौरी दिए जाए ताकि किसानों को अगली फसल में आसानी हो। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आने पर पंजाब में गंदम खरीदने के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब राव खालिद साहब, वैसे तो ये सारे काम वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के थे या फिर शहबाज शरीफ के, लेकिन जैसे बाकी घर के मामलात में घर के बड़ों की मुदाखलत करना पड़ती है, वही सेम फैमिली डायनामिक्स पाकिस्तान की सियासत में भी हमें नजर आता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से सोचते हैं चीज़ों को या देखते हैं, जो हमें मुख्तलिफ उनके जो करीबी लोग हैं उनके बयानात से हमें नज़र आती हैं चीज़ें, हाँ। तो ये लग रहा है एक। ठीक है। दूसरा मुझे एक और इसमें एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से मियाँ साहब को सदारत देने की बातें और वो मुतालबात आ रहे थे कि मियाँ साहब सदर बने, पार्टी संभालें और सारा करें। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब से शायद कहा जाएगा कि वो खुद ये अनाउंस करें कि जी मियाँ साहब को सदर बनना चाहिए और पार्टी उनको संभालनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म मैं पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहा। तो इस टाइप की कोई अनाउंसमेंट मुझे ऐसे शक है कि होगी। तो वो उसमें एक ये भी हो सकता है कि जी पार्टी के उहदे और सरकारी उहदे अलग-अलग होने चाहिए। तो उसमें फिर पंजाब में हमजा शहबाज साहब को आपको सदर बनाना पड़ेगा। उनको वो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा उस तरह से। अच्छा। तो ये मामला काफ़ी एक चीज़ नहीं है। अब देखें, आप कोलिशन गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी उसमें साथ है, फिर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, मियाँ साहब उसको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह से उसको देखना चाहते हैं। कारकर्दगी के हवाले से यकीनन वो पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि आपने चार्ज संभाल लिया है, आपने देख लिया है, दौरे भी कर लिए हैं, मुझे ज़रा बताएं कि आगे हुकूमत किस तरह से चलेगी, किस तरह के इम्कानात पाए जाते हैं कि हम आवाम में अपनी कोई गुडविल क्रिएट कर सकेंगे या पीडीएम वाला हाल ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसमें करना होगा। फिर बजट आ रहा है, इस मामले में वो इतने काबिल नहीं है कि वो ये सारे डिसीजंस खुद ले सकें और खुद स्क्रूटनी भी कर सकें कि भाई मैं कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के, बड़ी ज़बरदस्त शहबाज स्पीड से उन्होंने काम किया, तो इतना भी एतबार नहीं है नवाज शरीफ साहब को। जी बिल्कुल। मैं गलतियों की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। अच्छा। गलतियों की निशानदेही तो वो ना मानेगा कोई, तो ना होगी। ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक कि कोई गलती, अगर गलती मान ले तो वहाँ से बेहतरी के इम्कान ही वहाँ से पैदा होते हैं जब वो गलती मान ले अपने कोई। तो उस गलती तो अगर मानी होती तो हम 75 साल में बहुत बेहतर हो चुके होते। ये गलती ना मानने का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। ये फुकदान ट्रेंड कह लें या मिजाज है कि गलती नहीं माननी, अगले कोई झूठा साबित करना है, बड़े रंगे हाथों पकड़े जाएं आप। जैसे अभी गंदम स्कैंडल में हो रहा है। जी, जो गवर्नमेंट ने जिसने किया वो भी यही कर रही। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनके जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक है। पंजाब में दो ही जमातें, पीटीआई है या पीएमएलएन है, और 8 फरवरी के इलेक्शन में पीएमएलएन को पता चला है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑलमोस्ट खो दिया है 18 महीने की हुकूमत के बाद। तो एक जेन्युइन कंसर्न बनता है कि आगे हम फिर हुकूमत में हैं और हुकूमत कर रहे हैं, भले जो भी जिस तरह से भी मिली है, लेकिन हुकूमत में है, जिम्मेदारी तो है उनकी, और अकाउंटेबल भी उन्हीं को अल्टीमेटली अवाम की अदालत में जाके होना है। तो उसके लिए उनको यकीनन कंसर्न होगा, मियाँ साहब को भी होगा कि हम अगर हुकूमत बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हमें कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं तो हम चलें, वरना फिर हम भी कह दें अच्छा जी किसी और को दे दें, हमसे तो नहीं चल रही। ठीक है। तो ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया।
नजमुल साकिब साहब, एक तो इस बात पे कमेंट कर दीजिए कि बड़े भाई के सामने पेशी क्यों हो रही है, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। तो दूसरा ये कि अभी गंदम दरामद स्कैंडल का जो मामला है उसमें काकड़ साहब को बुला लिया गया है। अब काकड़ साहब की ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि वज़ीर आज़म का तो काम ही नहीं है कि गंदम की पैदावार को वो चेक करे। तो इज़ ही गोइंग टू कम आउट क्लीन? सबसे पहले तो काकड़ साहब की बात कर लेते हैं। उनका जो मुकालमा हनीफ अब्बासी साहब के साथ हमारे सामने आया है, वो तकलीफ़ की बात है, दुख होता है। अब देखना ये है कि चंद दिनों में पता चल जाएगा कि काकड़ साहब को कहाँ से ये फराब, यानी यूँ समझिए कि चुटकी भरी जा रही है उनकी। असल सवाल जो आपका ये है ना, वो ये है कि क्यों ज़रूरत पेश आ गई नवाज शरीफ साहब को ये कहने की कि आप तशरीफ़ लाइए छोटे भाईजान, आप होंगे प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप ज़रा तशरीफ़ लाएं। देखिए, चार बातें इसमें क्विकली बताऊंगा कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है कि यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए और बताया जाए कि सदर असल में पार्टी के ये हैं। सबसे पहली बात आती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ठीक है। और उससे भी पहले ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को आप कभी भी लाइटली ना लीजिएगा, अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। वो शक्ल से बड़े भोले भाले नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत जीरक हैं, बड़े काइयां हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, और फिर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का जो तजुर्बा उनके पास है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक लेवल पे है वो ये है कि नून लीग की खोई हुई साख वापस लानी है। ये स्ट्रेटजी है। उसमें टैक्टिकल मूव ये है कि वोटर्स खुसूसन किसानों को ये बताया जाए कि देखो असल ताकत का सरचश्मा जो है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। और शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, यानी तीसरा एलिमेंट, शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो हुकूमत का बयानिया है, वो नून का बयानिया नहीं है। सबको बताया जाए कि ताकत का सरचश्मा नवाज शरीफ है। मौजूदा हुकूमत के बयानिए और नून के बयानिए में तफरीक करना मकसूद है कि इस वक्त की हुकूमत और जो नून का है बयानिया वो मुख्तलिफ है। ये चार चीजें अगर आप इसको गोल दायरे में रख के यानी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाने की जरूरत पेश आ गई, और क्यों इनको, वो जिस तरह नहीं होता छोटे बच्चे को कान से पकड़ के आप कहते इधर आओ भाई, ये करो वो करो। तो मैं फिर से कहूंगा कि पाकिस्तान को नवाजा ना जा सका, जिसकी वजह से ये सारी जो है ना खकेड़ शुरू हुई, पाकिस्तान को शहबाजा गया। यहां तक हुआ कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी थोड़े थोड़े शर्मिंदा से हैं कि भाई मैं इधर हूं और भाई साहब जो एक शेर पे इसको मुंतज करते हैं, जो कि सूरत हाल नून की है और जो नवाज शरीफ साहब की है या उनके साथ जो बैठे हुए साहिबान हैं उनकी है जी। वो कोई और नहीं, मैं था मुकाबिल अपने। वो कोई और नहीं, मैं था मुकाबिल अपने। जीत कर आंख खुली, होश में आया तो खुला। यानी ये यूं समझिए कि जीत कर भी समझ नहीं आ रही भी जीते भी हैं कि नहीं। और बॉटम लाइन वही है कि अगले इलेक्शन तक इस नून लीग को उस जगह पे लेके आना है, वरना तो जो लाले पड़ गए थे उस रात के नवाज शरीफ साहब, सुनने में ये आया कि अपने हल्के में हार रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उनको लेकर आना है वहां पर, लेकिन बयानियों से बात थोड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए ना, कारकर्दगी पर आ जाना चाहिए, कारकर्दगी दिखाने का थोड़ा टाइम भी दे देना चाहिए। अब बयानियों से तो बात आगे नहीं निकलनी चाहिए। कारकर्दगी दिखाने के लिए तो रामीन नवाज, ये आप देखिए पिछले अगर सिर्फ 4 दिन को देख लेना तो देखें कितनी उलट पलट हुई है ब्यूरोक्रेसी में। जी 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 जी। आज का बयान देख लीजिए, क्योंकि कारकर्दगी नून लीग के नजदीक, खासतौर पर शहबाज शरीफ के नजदीक ये है कि मैंने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसकी जगह ये लगा दिया, उसकी जगह ये लगा दिया। आनियां जानियां, वो एक लतीफा भी है इस सिलसिले में कि आनियां जानियां देखो, असली कारकर्दगी दिखाने का वक्त जो है वो गुजर चुका है। काफी दिन गुजर गए, काफी हफ्ते गुजर गए हैं। सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की जो अपनी हुकूमत है, क्या उनको अपनी लेजिटिमेसी पे खुद भी एतबार है कि नहीं? बड़ा तो कारकर्दगी तो आती है बात। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है साकिब। अब इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, इस सवाल पे भी जो मैंने रखा है सबके आगे। लेकिन साथ ही है कि किसानों की तरफ से एहतजाजी कैंप लगा दिया गया है, धरने की भी ज़ाहिर धमकियाँ दे रहे हैं वो कि अगर हमारी नहीं माने गए मुतालबात, मामला नहीं हल हुआ तो फिर हम धरना देंगे वज़ीर आला हाउस के सामने। ये मामला आप एस्केलेट करता देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये मामला जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े इंकशाफात भी हो रहे हैं और बड़े बड़े नाम, बड़े चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है वो उन्होंने कल एक बड़ी अहम बात की है, उसको भी मेरा ख्याल है देखा जाए तो फिर सूरत हाल किसी और तरफ चल पड़ेगी। वो कहते हैं कि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो मीटिंग थी उसको जुलाई 2023 में चेयर कर रहे थे। ठीक है। वो कहते हैं वजारत खजाना ने ये जो है वो प्रपोज किया, फिर उसके बाद इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो मीटिंग थी उसने इसकी मंजूरी दी। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ये तो पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये इनिशियली इस मामले को क्यों लिया और उसके बाद इतना जो है वो इतनी सिचुएशन जो है वो अब जो बन चुकी है और इतने बड़े पैमाने पर जो कमेटी बन चुकी है, तहकीकात हो रही हैं, तो फिर उनसे भी पूछें। तो ये एक जो है वो एलिमेंट है। दूसरी तरफ जो नून लीग की जो है हुकूमत है या नवाज शरीफ साहब हैं, वो उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि उनको ऐसे लगता है कि शायद जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत अभी 2 माह हुए हैं बने हुए, तो उनके खिलाफ शायद कोई साजिश हो रही है। तो साजिश इस तरह के जो किया धरा था निगरान हुकूमत का, अगर उन्होंने वो गंदम दरामदगी की इजाजत ना दी होती, वो दरामद ना की होती, तो आज वो समझते हैं कि वो जो है वो उस किसान से वो गंदम जो है वो ले लेते, उठा लेते। जो किसान आज लाहौर की सड़कों पर धरने की जो है वो तैयारी कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, इस हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, फिर वो ये भी समझते हैं कि जो जिस वजह से जो उनकी जो पॉपुलैरिटी लेवल है बहुत लो था, 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उनके एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं उनमें वो जो नजर आया है, जो गम गुस्सा था आवाम का, अगर वो 2 माह की हुकूमत के बाद भी वो गम गुस्सा और बढ़ेगा जब आप डायरेक्टली उससे हिट होगा वो बंदा जो आम आदमी है, आम जो किसान है, वो अगर हिट होगा तो उनकी हुकूमत के खिलाफ तो वो जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब बतौर सदर या एक बयानिए में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है वो नुकसान होगा। तो ऐसे लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलके हैं या नवाज शरीफ साहब के कैंप के हैं, वो ये समझते हैं कि इनको फिक्स किया जाए। और वो जो निगरान सेटअप है डेफिनेटली उनको फिक्स किया जाएगा। और आज की अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कमेटी की मीटिंग चल रही है। कमेटी जो है वो मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर उनसे जो है वो पूछकर जो है वो कर रही है, क्योंकि पीर के रोज उन्होंने रिपोर्ट जो है वो देनी है। फिर नवाज शरीफ साहब भी इसको देखेंगे कि इसको कैसे वो अंजाम तक पहुंचाना है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्दी से क्विकली बता दीजिए, मैंने ब्रेक पे जाना जी। एक सिर्फ एक चीज के जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, वो पहले वज़ीर आज़म थे, फिर जिस तरह वो निगरान वज़ीर आज़म बने थे वो भी सबने देखा। वो शहबाज शरीफ साहब की वो कोई चॉइस नहीं थे, ऐसा लगता है, ना ही उस वक्त के राजा रियाज की चॉइस थे। तो अब जब वो जैसे ही हटे हैं तो वो उनको सेनेटरशिप भी मिल गई है। फिर वो आगे वजारत खारजा, चेयरमैन सेनेट, इस तरह की बातें उनको फिक्स करना जो है वो मुश्किलात भी पैदा कर सकता है इस हुकूमत के लिए। अब ये देखना है कि क्या उनको और उनकी कैबिनेट में लोग जो इसमें किसी ना किसी तरह मुलाविस हैं उनको फिक्स किया जा सकेगा। आखिरी बात ये है कि ये ज्यादा तशवीशनाक बात है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो उसके बाद भी वो जो है वो गंदम दरामदगी जो है वो जारी रही है और उनको लाइलम रखा गया है या उन्होंने खुद इग्नोर किया है, ये भी चीज जो है वो देखने वाली है। तो फिर जो कहते हैं कि जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने उनको लाइलम रखा, उनको बताया नहीं, इस हवाले से आगाह नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये तो सवालिया निशान आएगा कि आपकी हुकूमत पर पहले ही ये एतराज आता है कि पहले तो हटा देना चाहिए। तो अगर आपको लाइलम भी रखा जाएगा तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? जाहिर है ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए और जो भी है, चाहे वो आपकी अपनी हुकूमत का पार्ट है, वो आपके खानदान का पार्ट है, उसको कटहरे में लेकर आना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गंदम स्कैंडल के हवाले से हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, लेकिन गंदम स्कैंडल हल हो ना हो, किसानों की मुश्किल जब ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी। पॉजिटिव खबर ये है कि पाकिस्तान ने चांद पर कदम रख दिया है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर चांद के सफ़र पर रवाना हुआ।
ये सैटेलाइट मिशन चीन के हैनन स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफ़र के लिए खला में रवाना किया गया है। नजमा साकिब साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान की ये अचीवमेंट भी है कि 8 ममालिक ने ये प्रपोज़ किया था, मगर सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया गया, जो कि यकीनन हमें ये बताता है कि हमारे साइंसदान और माहिरीन काफ़ी काबिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो तमाम ख़वातीन और हज़रात जो ये कहने में अब्बासे तो हक़ में जानिब हैं कि किचन में जो है वो खाने को नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा और आप ड्राइंग रूम में क्रिस्टल का पीस लेके आ गए हैं, यानी इधर यानी गंदम की सपोर्ट प्राइस के पैसे नहीं हैं और आप खला में जो है वो चांद पे भेज रहे हैं उसका, उनके लिए ये गुजारिश है कि ये सारे का सारा जो हिसाब किताब है, जो ये 6 महीने का प्रोग्राम है जो 3 मई को शुरू हुआ, ये सैटेलाइट और चैंग E6 की जो आपने बात की है चाइना की, इसमें पाकिस्तान का एक पैसा भी नहीं लगा। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और वो जो आपने बताया ना 6 मुल्कों का, वो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिसमें चाइना है, टर्की है, बांग्लादेश है, उसमें मंगोलिया भी है, वो लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है पेरू, वो भी है, ईरान पाकिस्तान भी हैं। तो उसमें पाकिस्तान का प्रपोजल जो है, चीन ने बताया कुछ अर्सा पहले कि जी ये जगह बनती है, आप में से जो इंटरेस्टेड है वो आए, उसका एक सैटेलाइट बीच में जो है वो दुमची के तौर पे लगा देंगे। अच्छा, और उसमें खुशी की बात यह है, हमें पता था हमारे पास सुपार्को है, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ये पूरे का पूरा प्रपोजल पाकिस्तान का अप्रूव होता है और इसमें चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए ये कहना कि जी एक तरफ आपके पास खाने को पैसे नहीं है, ऊपर आप भेज रहे हैं, इसका जो है पैसों से कोई ताल्लुक नहीं। असल चीज ये है कि ये पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत अहम कदम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और इसको सराहना चाहिए। देखिए, हमको आदत हो गई है बहसियत कौम के कि हमें को खुशी की खबर भी मिले ना, कोई अच्छी बात भी मिले, उसमें भी हम निकालने की कोशिश करते हैं ये क्यों हो गया और वो क्यों हो गया। कहते हैं कि जब आप बहुत देर तक डिप्रेशन में रहे ना, 6 महीने का तो ये ट्रॉमा रह जाता है, फिर खुशी में भी खुशी नहीं मिलती, क्या करें हम? नहीं, मैं उस ग्रुप में से हूँ जिसको ये पता है कि शाम आती है तो रात आती है, रात आती है तो सुबह आती ये है, पॉजिटिव बात, सूरज ने निकलना ही है। तो उसमें मुझे जब मैं ये देखता हूँ कि चांद के उस तरफ से अब पाकिस्तान के भी इमेजेस जो हैं वो हम बताएंगे कि देखिए जी पाकिस्तान के सैटेलाइट से ये इमेजेस आए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त एज वी स्पीक 6ठे नंबर पे आ गया है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो कि हमने भेजा, जो कि तमाम यानी जिसमें रूस आता है, जिसमें यानी अमेरिका वगैरह, ये वो अच्छा पहलू तो हमने बता दिया। इसमें दूसरा पहलू ये है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसको तनकीद में लिया जाए, कि उसकी तायीद की जाए और उस पर खुशी मनाई जाए। मेरे ख्याल में अगर कोई मौका मिलता है हमें कि रोज़ों के बाद ईद आई जाती है तो मना लेनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी मसाइल हैं, क्या पाकिस्तान के स्पेस में जाने से, पाकिस्तान के सैटेलाइट का चांद की तरफ जाने से क्या मईशत बहाल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या यहाँ की सियासी बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये है कि दुनिया जो अक़वाम आलम है उसमें कम से कम ये तो पता लगेगा ना कि पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया, चाइना ने आपकी जो है वो हिम्मत अफजाई की, और चाइना ने हमेशा की तरह से बताया सिर्फ एक बात, आखिरी बात इस वक्त की, कि हम जरा थोड़ा सा देखें कि हर चीज में हम चाइना पे ही क्यों रिलाय करते हैं, चाइना ही क्यों? क्योंकि चाइना खुद कहता है कि आप अमेरिका से ताल्लुकात ठीक रखें, यूरोप से ताल्लुकात ठीक रखें, तो इतनी ज्यादा जो डिपेंडेंस है उसके बारे में जरा सोचना है। वेरी इंपॉर्टेंट। राव खालिद साहब, क्यों है भाई हम चीन पर इतने डिपेंडेंट? ठीक है, अच्छी बात है, चीन हमें सपोर्ट करता है, मगर ये डिपेंडेंस आखिर खुद मुख्तारी में कब बदलेगी? देखिए, खुद मुख्तार तो हम थे इसमें, ये इस शोबे में हम 1962 में जब हमने भेजा था, उस वक्त नासा के साथ मिलके हमने, और उसका लॉन्चिंग पैड था सोनमियानी, हमारा जो लसपेला के पास इलाका है, वहाँ से किया गया। हमने 4 भेजे हैं उस वक्त रॉकेट, एक मौसमी हवाले से भी था और वो भी था। अब मसला ये है कि अमेरिका चाइना की लड़ाई में हमें फिर इधर ही धकेल दिया। जब 90s में हमने वो किया सारा सिस्टम, तो चाइना के साथ मिलके एक हमने लॉन्चिंग की, तो उस पर अमेरिका को बड़ा तशवीश हुई। उसने कहा ये तो कोई एटमी प्रोग्राम के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से और मिसाइल के हवाले से कोई ये काम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी, और जनरल ज़ियाउल हक ने स्पार्को का बजट जो है वो उसको कट किया,
उसके बाद ये डिक्लाइन पे गया। अभी खुशी की बात यह है, इसके अलावा भी ये जो अब मिशन पे गए हैं, हम अपने तौर पे हमने 2040 विजन इस पे रखा है, जो 2047 तक नेशनल कमांड अथॉरिटी ने डिसाइड किया था कुछ साल पहले, और वो विजन के मुताबिक हम जा रहे हैं। हमने पाकसेट जो है 1R लॉन्च किया है। उससे पहले हमारा पाकसेट था जिसके वो कह ले मदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो हमने मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में एक मदार हमने एक सेटेलाइट हमने खरीद के उसको पाकसेट 1 चेंज किया उस तरह। तो हम एक सही सिमत में जा रहे हैं। हमारे पास ये अच्छी आपको पता है 80s में हमने रिमोट सेंसिंग सेंटर बना लिया था और हमारी बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट सारा कुछ है हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका नासा निकल गया तो हमने कुछ तो करना था, तो हमें चाइना के पास जाना पड़ा। हमारी टेक्नोलॉजी वाइज स्पार्को और बाकी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और दोबारा से रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये पर्टिकुलरली इस मिशन की अगर बात करें तो ये ऐसे रिमोट एरिया में वो कर रहे हैं जहाँ पे पहले साउथ पोल जो है पहले नहीं गए और वहाँ कुछ घंटे के लिए वो चेंजी 6 ने जाना है और कुछ उसने सैंपल्स भी लेने हैं वहाँ से और मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से भी रिसर्च होनी है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। साकिब, आपको क्या लगता है चांद से फिर कोई अच्छी खबर आने वाली है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए जो हम जोहरी जो है वो ताकत भी हैं, उसके बाद बहरहाल एक अच्छी खबर है, छोटी है लेकिन अच्छी खबर है। और साइंस के मैदान में आगे जाना, फिर चीन के हवाले से जो है कि चीन फिर 8 ममालिक में से एक का मुंतखब होना, जो एक प्रपोजल दी गई थी, जो साइंसदान हैं, जो स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो तलबा थे, जो साइंसदान थे, उन्होंने एक प्रपोजल बनाई, वो दी, फिर उसको एक्सेप्ट किया गया और उस पर फिर जो है वो काम किया गया। 2022 में उन्होंने ये मंगवाई थी, तो बड़ा कम वक्त था और ये भी बताया गया है कि बैरून मुल्क से कुछ पुर्जे मंगवाए गए। जो चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी है उसके तावन और जो पाकिस्तान में जो IST है उसके जो है वो बाहमी इश्तराक से ये सारा जो है वो मामला आगे बढ़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मैदान है, ये कदरे पाकिस्तान में इसको नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें भी कोई सरमायाकारी के या जो इसकी तरफ तवज्जो जो है वो मेरा ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और शायद ऐसे लगता है कि अब की बार अगर एक जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को चीन के तावन से अगरचे मिली है, अब हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नमेंट भी और जो इस तरफ जो तलबा का रुझान है उसको बढ़ाने के लिए कोई कोशिशें और जो कुछ स्कॉलरशिप्स या इस किस्म का जो मैकेनिज्म है हुकूमत की जानिब से कुछ मौके जो है वो फराहम करने चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया जिद्दत की तरफ बढ़ रही है, हमें भी अपने कोई गोल सेट करने चाहिए और उसी को लेकर आगे जो है वो चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, बड़ी आपने अहम बात की। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेके नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। ज़रूरी सवाल, देखिए, जब हुकूमत बदलती है ना पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो अगले ही दिन एक साइफर मैसेज जाता है तमाम उन सफरा को जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं कि भाई आप वापसी फ़्लाइट पे आ जाइए। जी। ज़रूरी सवाल ये है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फ़ैसला किया है कि नहीं? अच्छा। या फिर पिछली हुकूमत के तैनात शुदा सफरा जो हैं वो अपनी उन पुरानी तनख्वाहों पर ही गुजारा करते रहेंगे? बड़ा अहम सवाल है। आज का गैर जरूरी सवाल जी। मुल्की पेश मंजर में लफ्ज मदाखलत बहुत अहम अहमियत इख्तियार कर गया है। कोई कह रहा है हमारे काम में मदाखलत बंद करो, कोई कह रहा है सियासत में मदाखलत बंद करो। गैर जरूरी सवाल ये है कि हम मदाखलत करने वालों को मदाखलत करने क्यों देते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है नाज़रीन। ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।